हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ गुल शाह और आप सभी देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल चैनल ड्यू एजुकेशन क्लब। आई होप आप सभी ठीक होंगे और आप सभी अपनी अपनी स्टडी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। देखिए, आज की जो हमारी वीडियो है वो बीए प्रोग्राम सेमेस्टर 1 की होने वाली है। सेमेस्टर 1 में जो आपकी पॉलिटिकल साइंस है, इसके हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर रहे हैं और देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ विद आंसर कर रहे हैं। और ये जो आपकी पॉलिटिकल है, इसका नाम है इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थ्योरी, यानी राजनीतिक सिद्धांत का परिचय। अगर आपके पास भी ये पॉलिटिकल साइंस है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आपकी होल बुक के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं या ये कहूँ जो आने वाले हैं, उन सभी को हम डिस्कस कर रहे हैं। और देखिए, इसकी मैंने ऑलरेडी पार्ट 1 आपको प्रोवाइड करवा दिया है। आज की हमारी पार्ट 2 होने वाली है। तो अगर आपने अभी तक पार्ट 1 को चेक नहीं किया है तो उसको भी चेक कर लीजिए, क्योंकि उसमें भी बहुत सारे मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवा दिए हैं। आज हमारी पार्ट 2 होने वाली है एंड शाम तक आपको एक और पार्ट मिलेगा जो इन दोनों का मर्ज होगा, जो आपके लिए क्विक रिवीजन का काम करेगा। तो आप इन तीनों वीडियोस को देखना एंड मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए फिर स्टार्ट करेंगे, जहां हमने लास्ट छोड़ा था उससे आगे के जो क्वेश्चन थे वहीं से हम कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मानव अधिकार क्या है? समकालीन विश्व में मानव अधिकारों की सार्वभौमिकता तथा सांस्कृतिक अपेक्षा के विवाद का वर्णन कीजिए। यानी इस क्वेश्चन में आपको मानव अधिकार क्या होते हैं ये बताना है, और समकालीन विश्व में जो मानव अधिकार है उनकी जो सार्वभौमिकता है और सांस्कृतिक सापेक्षता है उसके बारे में, उसके विवाद के बारे में आपको वर्णन करना है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। चलिए स्टार्टिंग करेंगे। स्टार्टिंग में हम देखेंगे मानवाधिकार, सार्वभौमिकता और सांस्कृतिक जो सापेक्षता है उसका परिचय देखेंगे। परिचय में क्या लिख सकते हैं आप? परिचय में आप लिखेंगे, मानवाधिकार वह मूलभूत अधिकार है जो हर व्यक्ति को केवल मानव होने के नाते प्राप्त होते हैं। यानी मानव अधिकार जो है वो अधिकार होते हैं जो हर व्यक्ति को सिर्फ मानव होने के नाते ही प्राप्त होते हैं। ये अधिकार किसी की जाति, धर्म, लिंग, भाषा, राष्ट्रीयता या सामाजिक स्थिति के आधार पर भेदभाव किए बिना सभी को समान रूप से प्राप्त होते हैं। यानी इन अधिकारों के अंतर्गत जाति, धर्म, लिंग, भाषा, राष्ट्रीयता यानी देश या फिर सामाजिक स्थिति के आधार पर नहीं देखा जाता, बल्कि ये सभी मानवों को प्राप्त होते हैं सिर्फ एक इंसान होने के नाते ही। ठीक है, मानव अधिकारों की धारणा का औपचारिक विकास 1948 में संयुक्त राष्ट्रीय महासभा द्वारा अपनाई गई मानवाधिकारों की सार्वभौमिकता घोषणा के साथ हुआ। यानी जो मानव अधिकार हैं उनकी जो स्थापना हुई या शुरुआत हुई वो 1948 से हुई थी, जब संयुक्त राष्ट्रीय महासभा ने मानव अधिकार की सार्वभौमिक घोषणा की थी। ठीक है, आगे चलेंगे। आगे अब हम देखेंगे, ये अधिकार व्यक्ति की स्वतंत्रता, समानता और गरिमा को सुनिश्चित करने का प्रयास करते हैं। यानी हर व्यक्ति की जो स्वतंत्रता है, समय समानता है और उसकी गरिमा को ये बनाने का कार्य करते हैं। आगे आप इसमें लिखेंगे, प्रमुख मानवाधिकारों में जीवन का अधिकार, व्यक्तिगत की स्वतंत्रता, शोषण के मुक्त और शिक्षा का अधिकार शामिल होता है। ठीक है, अब हम देखेंगे समकालीन विश्व में मानव अधिकारों की सार्वभौमिकता। मानव अधिकारों की सार्वभौमिकता का मतलब है कि यह अधिकार सभी मनुष्यों पर समान रूप से लागू होते हैं, चाहे वो कहीं भी रहता हो। यानी देखिए, सार्वभौमिकता का अर्थ ही ये है कि वो सभी मानवों पर समान रूप से लागू हो, चाहे वो कहीं भी रहता हो, उसका कोई भी धर्म हो, कोई भी लिंग हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, सार्वभौमिकता के पक्ष के तर्क, यानी जो सार्वभौमिकता है उसके पक्ष में कौन कौन से तर्क दिए जा सकते हैं। तो पहला हम देखेंगे समान मानव गरिमा। मानव अधिकार इस आधार पर सार्वभौमिक है कि सभी मानव समान गरिमा और मूल्य पर आधारित होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय संधियों का प्रभाव। किस तरह से अंतर्राष्ट्रीय संधियों का प्रभाव होता है, इसके अंतर्गत आप लिख सकते हैं, मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संधि और ICESCR और क्षेत्रीय मानवाधिकार समझौते, इन अधिकारों को सभी के लिए लागू किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे वैश्वीकरण और समान मूल्य। किस तरह से वैश्वीकरण और समान मूल्य, इसके अंतर्गत आप लिख सकते हैं, आधुनिक युग में वैश्वीकरण और प्रौद्योगिकी ने मानव अधिकारों को अंतर्राष्ट्रीय पहचान और समर्थन दिया है। यानी हम कह सकते हैं जो आधुनिक युग है उसने वैश्वीकरण को, औद्योगिक और मानवाधिकारों को अंतर्राष्ट्रीय पहचान देने का कार्य किया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे अब हम देखेंगे व्यवहारिक उदाहरण। व्यवहारिक उदाहरण के अंतर्गत आप पहला लिखेंगे, युद्ध और शरणार्थी संकट। सीरिया और अफगानिस्तान जैसे देशों में मानवाधिकारों के उल्लंघन पर अंतर्राष्ट्रीय हस्तक्षेप
इस बात का प्रमाण है कि मानवाधिकारों को वैश्विक स्तर पर लागू लागू करने की आवश्यकता है। यानी देखिए जो सीरिया है और अफ़गानिस्तान है, वहाँ बहुत ज़्यादा युद्ध की स्थिति हो गई थी, या ये कहें वहाँ जो मानवाधिकार है उनका बहुत ज़्यादा उल्लंघन हुआ, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं जो मानवाधिकार है वो वैश्विक स्तर पर होना चाहिए। नेक्स्ट अब हम देखेंगे महिला अधिकार आंदोलन। महिलाओं के लिए समान वेतन और कार्यस्थल पर सुरक्षा जैसे मुद्दे सार्वभौमिक मानवाधिकार का हिस्सा होना चाहिए, ताकि महिलाओं को सुरक्षा भी मिल सके। नेक्स्ट अब हम देखेंगे मानवाधिकारों की सांस्कृतिक अपेक्षता, यानी किस तरह से जो मानवाधिकार हैं उनकी सांस्कृतिक सापेक्षता होती है। चलिए इसको देख लेते हैं। इसके अंतर्गत आप लिख सकते हैं सांस्कृतिक सापेक्षता के अनुसार मानवाधिकारों को विभिन्न सांस्कृतिक, सामाजिक और धार्मिक संदर्भों को समझा और लागू किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे सांस्कृतिक सापेक्षता के पक्ष में तर्क। किस तरह से सांस्कृतिक सापेक्षता के पक्ष में तर्क दिया जा सकता है? तो पहला आप लिखेंगे संस्कृति की विविधता। किस तरह से अलग अलग समाजों की सांस्कृतिक परंपराओं और मूल्य भिन्न होते हैं, क्योंकि जितने भी समाज होते हैं उनके सबकी अलग अलग परंपराएं होती हैं, अलग अलग चीज़ें होती हैं, जिसकी वजह से उनके मूल्य भी भिन्न होते हैं, जो मानवाधिकारों की व्याख्या और क्रियान्वयन को प्रभावित करता है। इसी वजह से जो मानवाधिकार होते हैं और उनकी जो व्याख्या होती है वो क्रियान्वयन तरीके से होती है, या फिर हम ये कह सकते हैं क्रियान्वयन को परिभाषित करता है। ठीक है, आगे चलेंगे। आगे हम देखेंगे पश्चिमी आधिपत्य का आरोप, यानी जो पश्चिमी अधिपत्य है उसका आरोप किस तरह से है। इसमें आप लिखेंगे कई आलोचकों का मानना है कि मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा पश्चिमी विचारधाराओं पर आधारित है, जो एशियाई, अफ्रीका और इस्लामी संस्कृति को अनदेखा करते हैं। यानी जो पश्चिमी चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, या पश्चिमी विचारधारा जो है वो अधिक प्रभावी है, जिसकी वजह से जो एशियाई, अफ्रीकाई और जो इस्लामी संस्कृति होती हैं उनको अनदेखा किया जाता है। अब हम देखेंगे सामाजिक संरचना का महत्व। कुछ समाजों में सामुदायिक हित व्यक्तिगत अधिकारों से अधिक महत्व रखते हैं। उदाहरण के लिए एशियाई और अफ्रीकाई समाजों में परिवार और समुदायों की प्राथमिकता अधिक होती है। ठीक है, व्यक्तिगत हिस्से भी ज़्यादा। उदाहरण के रूप में देख लेते हैं। उदाहरण के रूप में आप धार्मिक जो परंपराएं होती हैं उसको लिख सकते हैं। कुछ इस्लामी देशों में सीरिया कानून के तहत अधिकारों की व्याख्या अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार मानकों से भिन्न होती है। यानी उनके अंतर जो अधिकार हैं, व्यक्तिगत अधिकार, उनसे ज़्यादा मानव अधिकारों को नहीं रखा जाता है। ठीक है, अब हम देखेंगे जाति प्रथा। भारत में जाति प्रथा को समाप्त करने के प्रयास मानवाधिकार और पारंपरिक संरचना के बीच संघर्ष का उदाहरण है, क्योंकि देखिए जो हमारी परंपराएं हैं वो जाति व्यवस्था को रखती हैं, लेकिन जो मानव अधिकार है वो जाति व्यवस्था को ख़त्म करता है। तो इसकी वजह से हम दोनों के बीच में जो संघर्ष है उसको देख सकते हैं। अब हम देखेंगे सार्वभौमिकता बनाम सांस्कृतिक सापेक्षता का विवाद। यानी जो सार्वभौमिकता है और जो सांस्कृतिक सापेक्षता है इसके बीच में किस तरह से विवाद होता है, इसको देखेंगे। पहले हम देखेंगे सार्वभौमिकता के आलोचक कहते हैं, यानी जो सार्वभौमिकता की आलोचना करते हैं वो लोग क्या कहते हैं, मानव अधिकारों की सार्वभौमिकता सांस्कृतिक विविधता की अनदेखी करती है, क्योंकि ये सांस्कृतिक विविधता को नहीं देखती। नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे यह विचारधारा पश्चिमी देशों के औपनिवेशिक दृष्टिकोणों को बढ़ावा देती है। यानी जो पश्चिमी देश हैं उनकी जो औपनिवेशिक दृष्टिकोण है उनको बढ़ावा देने का प्रयास करती है ये विचारधारा, इसीलिए सार्वभौमिकता का विरोध किया जाता है। अब हम देखेंगे सांस्कृतिक सापेक्षता की आलोचक कहते हैं, यानी जो सांस्कृतिक सापेक्षता है उसके जो आलोचक हैं वो क्या कहते हैं, सांस्कृतिक सापेक्षता ने नाम पर मानवाधिकार का दुरुपयोग हो रहा है। यानी देखिए इनका मानना है कि सांस्कृतिक सापेक्षता के नाम पर जो मानवाधिकार हैं उनका दुरुपयोग होता है, इसीलिए हमें इसको बंद करना चाहिए। उदाहरण के रूप में आप लिखेंगे महिला और अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव को परंपरा के नाम पर सही ठहराते हैं। यानी देखिए जो महिला और जो अल्पसंख्यक हैं उनके साथ जो भेदभाव होता है उन्हें परंपराओं के नाम पर ये सही ठहरा देते हैं कि हमारी तो परंपरा में ऐसा ही हो रहा है, तो उसकी वजह से ये इसका विरोध करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे इसमें लिख सकते हैं यह व्यक्ति के मौलिक अधिकारों और सामूहिक परंपराओं के अधीन रहता है। ठीक है, आगे अब हम देखेंगे संतुलन की आवश्यकता। किस तरह से संतुलन की आवश्यकता होती है, इसके अंतर्गत पहला आप लिखेंगे सार्वभौमिकता और सापेक्षता का समायोजन। किस तरह से जो सार्वभौमिकता है और सापेक्षता है उसका समायोजन होता है, इसके अंतर्गत आप लिखेंगे मानव अधिकारों की सार्वभौमिकता को लागू करते समय स्थानीय सांस्कृतिक परंपराओं का सम्मान किया जाना चाहिए। यानी जो स्थानीय सांस्कृतिक परंपराएं होती हैं हमारी उनको ध्यान में रखा जाना चाहिए। नेक्स्ट आप हम देखेंगे सामूहिक और व्यक्तिगत अधिकारों में संतुलन। यानी जो हमारे
सामूहिक और व्यक्तिगत अधिकार होते हैं। सामूहिक मतलब जो हमारे समूह के अधिकार होते हैं, व्यक्तिगत मतलब जो हमारे अपने व्यक्ति के होते हैं। उनके बीच में संतुलन किस तरह से सामूहिक हितों को ध्यान में रखते हुए व्यक्ति की मौलिक अधिकारों की रक्षा होनी चाहिए। ऐसा नहीं है सामूहिक हित खत्म हो जाए या व्यक्तिगत हित खत्म हो जाए, दोनों को ध्यान में रखकर संतुलन बनाना चाहिए। नेक्स्ट अब हम देखेंगे स्थानीय समाधान किस तरह से मानव अधिकारों के मुद्दों का समाधान सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में ढूंढना अधिक प्रभावी हो सकता है। यानी अगर हम सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में मानव अधिकारों के जो मुद्दे हैं उनका जो आंसर है, ये कहें उनका जो सल्यूशन है वो ढूंढेंगे तो वो ज़्यादा अधिक प्रभावी होगा। अब हम चलेंगे निष्कर्ष की ओर कि आप इस क्वेश्चन के निष्कर्ष में क्या लिख सकते हैं। चलिए देखेंगे निष्कर्ष की ओर। निष्कर्ष में आप लिख सकते हैं मानव अधिकारों की सार्वभौमिकता और सांस्कृतिक सापेक्षता के बीच विवाद ये दर्शाता है कि मानव अधिकारों का क्रियान्वयन सरल नहीं है। एक और मानव अधिकारों को सार्वभौमिक मानने से विकसित स्तर पर समानता और न्याय सुनिश्चित करता है, वहीं दूसरी ओर सांस्कृतिक विविधता की अनदेखी उसके प्रभाव क्रियान्वयन में बाधा बन सकती है। यह विवाद को सुलझाने के लिए वैश्विक और स्थानीय दृष्टिकोणों के बीच संतुलन बनाना चाहिए। यानी देखिए अगर हम इन दोनों में ही जो संतुलन है वो बनाना चाहते हैं तो हमें वैश्विक स्तर पर और जो स्थानीय स्तर है उन दोनों में संतुलन की आवश्यकता होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आप सेंसरशिप और स्वतंत्रता के बीच के संबंधों को कैसे समझ सकते हैं। यानी आपको इसमें सेंसरशिप और जो स्वतंत्रता है उसके बीच के संबंधों को बताना है कि सेंसरशिप और जो स्वतंत्रता है उसके बीच के संबंधों को कैसे समझ सकते हैं। तो पहले देखेंगे परिचय। परिचय में आप लिखेंगे सेंसरशिप और स्वतंत्रता का संबंध राजनीतिक, समाज और नैतिकता के जटिल मुद्दों से जुड़ा हुआ है। यानी देखिए जो हमारी सेंसरशिप है उसका जो संबंध है वो हमारा राजनीतिक, समाज और जो हमारी नैतिकता है उसके जो जटिल मुद्दे हैं उससे जुड़ा हुआ है। एक और स्वतंत्रता विशेष रूप से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को लोकतांत्रिक समाज का मूल आधार माना जाता है। यानी जो हमारी स्वतंत्रता है वो लोकतांत्रिक समाज का अधिकार है। वहीं दूसरी ओर सेंसरशिप का उद्देश्य समाज में अनुशासन और व्यवस्था बनाए रखना है। दोनों के बीच का संबंध हमेशा विवादास्पद और संतुलन साधने का प्रयास करता है, क्योंकि दोनों का जो संबंध है वो विवादास्पद रहता है और इन दोनों में संतुलन बनाने का प्रयास किया जाता है। अब हम पहले देखेंगे स्वतंत्रता का महत्व कि स्वतंत्रता क्यों ज़रूरी है। तो पहले हम देखेंगे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। इसके अंतर्गत आप लिख सकते हैं किसी भी व्यक्ति को अपने राय व्यक्त करने, विचार साझा करने और सूचनाओं तक पहुंचने का अधिकार होना चाहिए। यह लोकतांत्रिक समाज का एक बुनियादी अधिकार है जिससे सार्वभौमिक मानवाधिकारों की घोषणा में भी स्वीकार किया जाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे स्वतंत्रता, सृजनात्मकता, नवाचार और व्यक्तिगत विकास को बढ़ावा देना है। यानी ये जो है ये स्वतंत्रता, सृजनात्मक विचार और जो नवाचार है और जो व्यक्तिगत विकास है उसको बढ़ाने का प्रयास करता है। ठीक है, आगे हम देखेंगे लोकतंत्र और स्वतंत्रता। किस तरह से लोकतंत्र और स्वतंत्रता होती है। इसके अंतर्गत आप लिख सकते हैं स्वतंत्रता का संरक्षण लोकतंत्रों का आधार है, जहाँ नागरिक खुलकर सरकार की नीतियों की आलोचना कर सकते हैं। यानी देखिए जो स्वतंत्रता है वो एक लोकतंत्र का ही आधार है, जहां नागरिक खुलकर जो सरकार है उसकी जो नीतियां हैं, उसके जो नियम हैं, उन सभी की आलोचना कर सकते हैं। यह स्वतंत्रता और निष्पक्ष मीडिया तथा साहित्य और सांस्कृतिक विविधताओं का विकास में सहायक है, क्योंकि अगर हमें स्वतंत्रता नहीं होगी तो हमारी मीडिया भी कुछ नहीं कर सकती। इसी वजह से ये जो हमारी स्वतंत्रता है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारी निष्पक्ष जो मीडिया है उसके लिए, साहित्य के लिए और जो सांस्कृतिक विविधता है उनके लिए। ठीक है, अब हम देखेंगे सेंसरशिप की भूमिका कि सेंसरशिप भी क्यों ज़रूरी है। तो पहले हम देखेंगे सामाजिक और नैतिक सीमाएं। किस तरह से सामाजिक और नैतिक सीमा लगाता है सेंसरशिप। इसके अंतर्गत आप लिख सकते हैं सेंसरशिप का उपयोग अश्लीलता, घृणा फैलाने वाले भाषण और फर्जी सूचनाओं से रोकने के लिए किया जाता है। यानी देखिए जो सेंसरशिप होती है उसका प्रयोग जो अश्लीलता, जो बहुत ज़्यादा गंदी चीज़ें होती हैं या फिर घृणा फैलाने वाली जो भाषण होते हैं या फिर ये कहें नफरत फैलाने वाली या फिर जो फेक न्यूज़ होती हैं उनको रोकने के लिए प्रयोग किया जाता है सेंसरशिप का। ठीक है, यह समाज में शांति और नैतिकता बनाए रखने के लिए आवश्यक होती हैं। ठीक है, आगे चलेंगे। आगे हम देखेंगे राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था। इसके अंतर्गत आप लिख सकते हैं युद्ध, आतंकवाद या संवेदनशील मामलों के दौरान सेंसरशिप का उपयोग संवेदनशील जानकारी के गलत उपयोग से बचाने के लिए किया जाता है। ठीक है, अब हम उदाहरण के रूप में देखेंगे। उदाहरण के रूप में आप लिख सकते हैं सैन्य अभियानों या आतंकवादों से संबंधित सूचनाओं पर नियंत्रण। यानी इसका जो उपयोग है वो हम सैन्य अभियान या फिर
आतंकवाद से जो संबंधित सूचनाएँ होती हैं, उन पर नियंत्रण पाने के लिए करते हैं, ठीक है? आगे चलेंगे, आगे हम देखेंगे सांस्कृतिक और परंपराओं का संरक्षण किस तरह से। इसके अंतर्गत आप लिख सकते हैं, कई बार सेंसरशिप का उपयोग समाज की संस्कृति और धार्मिक भावनाओं की रक्षा के लिए किया जाता है। यानी जो समाज की सांस्कृतिक और जो धार्मिक भावनाएँ होती हैं, उनकी रक्षा के लिए भी सेंसरशिप का यूज़ किया जाता है। सेंसरशिप और स्वतंत्रता के बीच संघर्ष, यानी इन दोनों के बीच संघर्ष कब होता है? तो देखेंगे इसके अंतर्गत अत्यधिक सेंसरशिप का खतरा कब हो जाता है? अत्यधिक सेंसरशिप का खतरा, तो आप इसके अंतर्गत लिख सकते हैं, सेंसरशिप का अत्यधिक उपयोग अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को दबा देता है। यानी अगर हम ज़्यादा सेंसरशिप का यूज़ करते हैं तो व्यक्तिगत जो स्वतंत्रता होती है वो खत्म हो जाती है। तानाशाही और अधिनायकवादी शासन अक्सर सेंसरशिप का दुरुपयोग करते हैं ताकि असहमति और विरोध को कुचला जा सके। यानी देखिए, जो अधिनायकवादी होती हैं या फिर तानाशाही होते हैं, वो सेंसरशिप का ज़्यादा यूज़ करते हैं ताकि जो विरोध आ रहा है या फिर कोई भी उनकी नीतियों के खिलाफ जा रहा है तो उसको दबाया जा सके, ठीक है? नेक्स्ट अब हम देखेंगे स्वतंत्रता की अराजकता किस तरह से बिना किसी नियंत्रण के स्वतंत्रता समाज में भ्रम और शांति पैदा कर सकती है। यानी स्वतंत्रता हो लेकिन नियंत्रण के साथ हो। अगर स्वतंत्रता पर नियंत्रण नहीं होगा तो ये भ्रम पैदा करेगी, अशांति पैदा भी कर सकती है। उदाहरण के लिए फेक न्यूज़ हो सकती हैं। अगर सब स्वतंत्र है तो कोई भी कुछ भी बोल देगा, झूठ बोलने लग जाएंगे लोग, तो फेक न्यूज़ हो जाएँगी, घृणा वाली चीज़ें हो जाएँगी। यानी कोई भी कुछ भी बोल जाएगा, घृणा भाषण देगा, ऐसे भाषण दे देगा या फिर ऐसी चीज़ें बोल देगा जो दूसरी की स्वतंत्रता को हानि करे या फिर दूसरे के बारे में गलत चीज़ें हों, तो वो भी तो गलत है। इसीलिए स्वतंत्रता पर थोड़ा-सा नियंत्रण होना चाहिए। गलत सूचना का प्रसार हो सकता है, ठीक है? अब हम देखेंगे संतुलन का महत्व, यानी जो दोनों हैं, इनके जो संतुलन है बीच में, इसका क्या महत्व है? तो इसके अंतर्गत आप लिखेंगे, सेंसरशिप और स्वतंत्रता के बीच संतुलन बनाना आवश्यक हो जाता है, ठीक है? नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे, लोकतांत्रिक समाज में सेंसरशिप केवल सार्वजनिक हित और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सीमित होनी चाहिए, ठीक है? अब हम देखेंगे इस क्वेश्चन का निष्कर्ष क्या। आप इस क्वेश्चन के निष्कर्ष में क्या लिख सकते हैं? निष्कर्ष में आप लिखेंगे, सेंसरशिप और स्वतंत्रता के बीच का संबंध सह अस्तित्व और संतुलन का है। जहाँ सेंसरशिप का उद्देश्य समाज में अनुशासन और शांति बनाए रखना है, वहीं स्वतंत्रता व्यक्ति के अधिकारों और सृजनात्मकता का अधिकार है। दोनों के बीच का संघर्ष तभी समाप्त हो सकता है जब सेंसरशिप का उपयोग सीमित और लोकतांत्रिक मूल्यों के तहत किया जाए। यानी देखिए, दोनों के बीच का जो संघर्ष है वो तभी समाप्त होगा जब सेंसरशिप का उपयोग जो है वो लोकतांत्रिक मूल्यों के तहत किया जाए। यानी ऐसे यूज़ किया जाए कि लोकतंत्र को भी उससे कोई खतरा ना हो, ठीक है? कोई भी व्यक्तिगत स्वतंत्रता को खतरा ना हो। आगे आप इसमें लिखेंगे, लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को बनाए रखते हुए जिम्मेदार सेंसरशिप के माध्यम से एक स्वस्थ समाज का निर्माण किया जा सकता है। यानी लोकतंत्र में जो जिम्मेदार सेंसरशिप होती है उसको लागू करके एक जो अच्छा लोकतंत्र है, ये कहें अच्छा समाज है, उसका निर्माण किया जा सकता है, क्योंकि दोनों ही ज़रूरी हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में सेंसरशिप पर बहस को कैसे समझ सकते हैं? यानी जो भारत है उसमें जो सेंसरशिप को लेकर बहस होती है उसको हम कैसे समझ सकते हैं, ये आपको बताना है। चलिए फिर इसका परिचय देख लेते हैं। भारत में सेंसरशिप पर बहस किस तरह से आप इसको लिख सकते हैं? भारत में सेंसरशिप का मुद्दा ऐतिहासिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक संदर्भ में हमेशा से बहस का केंद्र रहा है, क्योंकि देखिए जो सेंसरशिप है वो ऐतिहासिक, राजनीतिक और जो सांस्कृतिक संदर्भ है उसके अनुसार हमेशा जो बहस का मुद्दा ये रहा है। सेंसरशिप का मुख्य उद्देश्य समाज में शांति और नैतिकता को बनाए रखना है। यानी सेंसरशिप किसी पर निगरानी करने के लिए नहीं लगाई जाती हमारे भारत में, सिर्फ शांति और जो नैतिकता है उसको बनाए रखने के लिए की जाती है। लेकिन यह अक्सर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाने के कारण विवादास्पद बन जाता है, क्योंकि अगर इसे लागू करते हैं तो कहीं न कहीं किसी न किसी व्यक्ति की जो स्वतंत्रता होती है उस पर प्रतिबंध लग जाता है, ठीक है? अब हम आगे चलेंगे। आगे आप इसमें लिखेंगे, भारत में सेंसरशिप का कानूनी आधार किस तरह से? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। यानी जो हमारी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है उसका जो अधिकार है वो हमारा अनुच्छेद 19(1) यानी ए में दिया गया है, ठीक है? चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे अब हम देखेंगे, हालांकि अनुच्छेद 19(2) यानी खा के तहत यह अधिकार संविधान के सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे कारणों से सीमित किया जा सकता है। यानी देखिए, 19(a) में तो दिया गया है कि हाँ हमें अधिकार है, 19(2) में ही हमें ये भी बताया गया है कि अगर ये जो हमारी स्वतंत्रता है ये हमारे संविधान की, सार्वजनिकता की या ऐसी नैतिकता या राष्ट्रीय सुरक्षा के बीच में आती है तो इसे सीमित भी किया जा सकता है, ठीक है? नेक्स्ट अब हम देखेंगे सेंसरशिप के कानून।
सिनेमैटोग्राफ्ट एक्ट जो कि हमारा 1952 में आया था, फिल्मों के लिए सेंसरशिप का प्रावधान किया गया था। आईटी एक्ट जो कि हमारा 2000 में आया था, डिजिटल प्लेटफॉर्मों पर कंटेंट का विनियमित करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे प्रेस और प्रशासन अधिनियम जो कि हमारा प्रिंट मीडिया पर नियंत्रण के लिए ये प्रावधान आया था ताकि इन लोगों पर सेंसरशिप लगाई जा सके। अब हम देखेंगे सेंसरशिप के पक्ष में तर्क, यानी जो सेंसरशिप है इसके जो पक्ष में तर्क दिए जाते हैं। अब ऐसा तो नहीं हर कोई सेंसरशिप के विरोध में ही रहता है, कुछ जो व्यक्ति हैं वो इसके तर्क भी देते हैं, यानी इसके पक्ष में भी होते हैं। तो अब उन्हीं के हम पक्षों की तर्क देखेंगे। तो इसमें पहला आप लिख सकते हैं सांप्रदायिक शांति और सार्वजनिक व्यवस्था किस तरह से भारत एक सांस्कृतिक और बहुधार्मिक समाज है। सेंसरशिप का उपयोग सांप्रदायिक स्थिरता रोकने के लिए किया जा सकता है। ठीक है, उदाहरण के लिए धार्मिक भावनाओं का आहत करने वाले कंटेंट पर प्रबंधन लगाकर। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे राष्ट्रीय सुरक्षा किस तरह से जो राष्ट्रीय सुरक्षा है आतंकवाद, नफरत फैलाने वाली भाषण और संवेदनशील जानकारी के प्रसार को रोकने के लिए भी किया जा सकता है। उदाहरण के लिए आप लिख सकते हैं संवेदनशील सैन्य या खुफिया जानकारी सार्वजनिक प्रसार, यानी जो खुफिया जानकारी होती है उनको ना दिखाने पर भी सेंसरशिप लगाई जा सकती है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे नैतिकता और सांस्कृतिक संरक्षण किस तरह से अश्लीलता, हिंसा और आपत्तिजनक सामग्रियों पर रोक लगाने के लिए भी सेंसरशिप का उपयोग किया जाता है। अब हम देखेंगे सेंसरशिप के विरोध में तर्क, यानी देखिए ये जो हो गए ये हमारे हो गए इसके समर्थन में। अब जो इसका विरोध करते हैं सेंसरशिप का उनके क्या तर्क होते हैं, तो इसके अंतर्गत आप लिखेंगे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला किस तरह से सेंसरशिप का दुरुपयोग अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को कुचलने के लिए कर सकते हैं। उदाहरण के लिए सरकार द्वारा आलोचनाओं और विरोधों को दबाने के लिए सेंसरशिप का उपयोग किया जा सकता है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए खतरा किस तरह से अत्यधिक सेंसरशिप लोकतांत्रिक मूल्यों और स्वतंत्र मीडिया के लिए खतरा पैदा कर देती है। उदाहरण के लिए आप इसमें लिखेंगे विवादास्पद फिल्में, किताबें, कला पर प्रतिबंध भी जो है ये सेंसरशिप के खिलाफ हो जाता है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे सृजनात्मकता और नवाचार पर प्रभाव किस तरह से सेंसरशिप से साहित्य, सिनेमा और कला में स्वतंत्र अभिव्यक्ति बाध्य हो सकती है। ठीक है, जिसकी वजह से जो नवाचार है या संरचनात्मक चीजें हैं वो नहीं पहुंच पाती या नहीं प्राप्त कर पाती। ठीक है, हाल की घटनाएं और विवाद, यानी जो हाल की घटनाएं हुई हैं और जो विवाद हुए हैं सेंसरशिप की वजह से। तो पहला आप लिखेंगे डिजिटल प्लेटफॉर्म और सेंसरशिप। डिजिटल युग में सरकारें सोशल मीडिया और ओटीटी प्लेटफॉर्मों पर कंटेंट को नियंत्रित करने के लिए नई नीतियां लागू करती है, यानी मीडिया पर सोशल मीडिया पर जो कंटेंट होता है उसको नियंत्रित करने के लिए नई नई नीतियां लागू करती है ताकि जो अश्लीलता है या फिर जो बुरी चीज़ें हैं वो समाज में ना आए। आगे अब हम देखेंगे इसका समर्थन और विरोध दोनों हुआ है, यानी इसका समर्थन भी करते हैं और इसका विरोध भी होता है क्योंकि कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा प्रभावी होता है। आगे अब हम देखेंगे विवादित फिल्में और किताबें, यानी विवादित जो फिल्में होती हैं जो किताबें होती हैं कई बार धार्मिक या राजनीतिक संवेदनाओं और आधार पर फिल्मों और किताबों को सेंसर किया जाता है जिससे स्वतंत्रता बनाम सेंसरशिप बहस गहरी हो जाती है। यानी देखिए कई बार ऐसे होता है कि बहुत सारी फिल्में या फिर जो किताबें होती हैं वो बहस का मुद्दा बन जाती हैं जिसमें स्वतंत्रता बनाम जो सेंसरशिप है ये जो मुद्दा होता है ये उठ जाता है। ठीक है, अब हम देखेंगे इस क्वेश्चन का निष्कर्ष। क्या आप इस क्वेश्चन के निष्कर्ष में क्या लिख सकते हैं? चलिए इस क्वेश्चन के निष्कर्ष को देखेंगे। निष्कर्ष में आप लिख सकते हैं भारत में सेंसरशिप पर बहस स्वतंत्रता और अनुशासन के बीच संतुलन की आवश्यकता को दर्शाता है, क्योंकि देखिए अगर सेंसरशिप होगी तो बहुत ज़्यादा ना हो, स्वतंत्रता भी हो और सेंसरशिप भी हो, दोनों के बीच में जो संतुलन है वो आवश्यक होता है। जहाँ सेंसरशिप का उद्देश्य समाज में शांति और नैतिकता बनाना है, क्योंकि सेंसरशिप का जो उद्देश्य होता है वो समाज में शांति और जो नैतिकता होती है उसको बनाना होता है, वहीं इसका दुरुपयोग लोकतांत्रिक मूल्यों और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए खतरा बन सकता है। अगर इसका दुरुपयोग यानी मिसयूज किया जाए तो जो लोकतांत्रिक मूल्य हैं, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है उसके लिए खतरा पैदा हो जाता है। यह सूचित करना महत्वपूर्ण है कि सेंसरशिप का उपयोग केवल सार्वजनिक हित और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए किया जाए, यानी ये भी बताना जरूरी है कि जो सेंसरशिप का यूज हो रहा है वो सिर्फ सार्वजनिक हित के लिए किया जाए या फिर राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए किया जाए, ना कि असहमति या आलोचना को दबाने के लिए, यानी सिर्फ राष्ट्रीय हित की जो सुरक्षा होती है या राष्ट्र की जो सुरक्षा होती है उसके लिए किया जाए। कोई भी असहमति या फिर कोई भी आलोचना दबाने के लिए हम सेंसरशिप का यूज नहीं कर सकते। ठीक है, अब हम आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नारीवाद के विचारों पर चर्चा करें, नारीवाद के विभिन्न तरंगों की व्याख्या करें, यानी आपको नारीवाद के जो विचार हैं इनके ऊपर चर्चा करनी है और नारीवाद की जो विभिन्न तरंगे हैं इनके ऊपर आपको व्याख्या करनी है। चलिए फिर देख लेते हैं। इसके आप परिचय में लिखेंगे, परिचय में आप लिख सकते हैं नारीवाद एक सामाजिक
राजनीतिक और वैचारिक आंदोलन है। यानी नारीवाद जो है एक सामाजिक, राजनीतिक और वैचारिक आंदोलन है। इसका उद्देश्य लैंगिक समानता स्थापित करना और महिलाओं को उनके अधिकारों, स्वतंत्रता, समानता के लिए प्रेरित करना है। यानी देखिए ये जो है, ये समाज में जो लैंगिक असमानता है उनको समाप्त करने और महिलाओं को समान अधिकार और स्वतंत्रता प्रदान करने के लिए प्रयास करता है। सत्तात्मक संरचना और लैंगिक भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाने पर केंद्रित है। नारीवाद न केवल महिलाओं की स्थिति सुधारने का आंदोलन है, बल्कि समाज में सभी के लिए न्याय और समानता की वकालत करता है। यानी देखिए जो नारीवाद है वो सिर्फ महिलाओं के लिए ही कार्य नहीं करता, बल्कि जो पिछड़े वर्ग हैं और भी जो समाज में सभी समूह हैं उनके लिए कार्य करता है, उनके लिए न्याय और समानता की मांग करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे अब हम देखेंगे नारीवाद के प्रमुख विचार, कि जो नारीवाद है इसके जो प्रमुख विचार हैं वो कौन कौन से हैं। पहला हम देखेंगे लैंगिक समानता। इसके अंतर्गत आप लिखेंगे पुरुष और महिलाओं को समान अवसर और अधिकार मिलने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे पितृसत्ता का विरोध। पितृसत्तात्मक संरचना को महिलाओं को दबाती है, उन्हें चुनौती देती है, इसीलिए पितृसत्तात्मकता का ये विरोध करते हैं। नेक्स्ट अब हम देखेंगे महिलाओं का सशक्तिकरण। शिक्षा, रोजगार और निर्णय लेने में महिलाओं की भूमिका को मजबूत बनाने का प्रयास करते हैं नारीवादी आंदोलन जो होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे अब हम देखेंगे सांस्कृतिक और सामाजिक मान्यताओं का विरोध। यानी जो सांस्कृतिक होती हैं, सामाजिक होती हैं, उनकी मान्यताओं का विरोध करते हैं। किस तरह से? महिलाओं के प्रति रूढ़िवादी सोच और भेदभावपूर्ण प्रथाओं को समाप्त कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे नारीवाद की विभिन्न तरंगे। अब हम देखेंगे नारीवाद की जो तरंगे हैं वो कौन कौन सी हैं। तो पहली जो तरंग है वो आई थी 19वीं से 20वीं सदी की शुरुआत में, यानी 19वीं और 20वीं सदी की शुरुआत में आई थी पहली तरंग, जिसकी जो मुख्य मुद्दे थे वो थे महिलाओं को वोट देने का अधिकार। यानी जो महिलाएं हैं उन्हें वोट देने का अधिकार पहली जो तरंग है या ये पहली जो लहर है उसमें आया था। संपत्ति और शिक्षा में महिलाओं के अधिकारों की बात भी की गई थी। अब हम देखेंगे प्रमुख जो आंदोलन थे, इसमें आप लिखेंगे अमेरिका और यूरोप में महिला मताधिकार के लिए संघर्ष किए गए। अब इसके जो प्रमुख नेता थे वो थे सुसोनबी, एथिनी, एमिलिनी परखेस्टर, ये इसके जो प्रमुख नेता थे वो थे। ठीक है, तो आपको इसके प्रमुख नेता भी पता होनी चाहिए। अब हम देखेंगे इसका परिणाम, कि इसका परिणाम क्या हुआ। महिलाओं को राजनीतिक अधिकार और कानूनी समानता की दिशा में प्रासंगिकता मिल गई। अब देखेंगे जो दूसरी तरंग थी या दूसरी लहर थी, जो कि हमारी 1960 से 1980 के दौरान आई थी। इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो था लैंगिक असमानता, कार्यस्थल में भेदभाव, प्रजनन अधिकार और घरेलू जो हिंसा होती है उसको खत्म करने का इसका उद्देश्य था। ठीक है, इसकी जो प्रमुख विचारधाराएं थी वो थी पर्सनल इज पॉलिटिकल, यानी व्यक्तिगत अनुभवों को सामाजिक और राजनीतिक महत्व दिया गया। ठीक है, अब इसके जो प्रमुख नेता थे वो थे हमारे बिट्टी फ्रेंडन, ग्लोरिया स्टाइनम। ठीक है, अब हम देखेंगे इसके परिणाम। रोजगार और शिक्षा में महिलाओं की स्थिति में सुधार, गर्भपात और प्रजनन अधिकारों की वकालत, यानी इसके अंतर्गत जो महिलाओं की स्थिति थी उसमें सुधार की मांग की गई थी। ठीक है, अब हम देखेंगे तृतीय तरंग, जो कि हमारी यानी 1990 के दशक के बाद में ये आई थी। इसके जो प्रमुख मुद्दे थे वो थे विधवा और बहुलता पर ध्यान केंद्रित करना, यानी जो विधवा थी और जो बहुलता थी उस पर ध्यान केंद्रित करना, नस्ल, वर्ग और जातीयता के साथ लैंगिक असमानता को जोड़कर देखा गया था। इसकी जो विशेषताएं थी वो थी यह नारीवाद के प्रति एक लचीला और समावेशी दृष्टिकोण अपनाते थे। यानी ये जो है ये नारीवाद के प्रति लचीला और समावेशी दृष्टिकोण अपनाने का प्रयास करते थे। अब हम देखेंगे प्रमुख जो चिंतन थे उसमें आप लिखेंगे महिलाओं की विविध पहचानों और अनुभवों को स्वीकार करना, यानी इसके अंतर्गत महिलाओं की विविध जो पहचान है और उनके जो अनुभव है उनको स्वीकार करने की बात की गई थी। अब हम देखेंगे चतुर्थ तरंग, यानी चौथा जो चरण था वो था हमारी 21वीं सदी जो कि अब है। यानी इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो है डिजिटल नारीवाद, यौन उत्पीड़न, यानी #M2 आंदोलन और समान वेतन। यानी देखिए इसके अंतर्गत जो डिजिटल नारीवाद है उसको बढ़ावा दिया गया है, जो यौन उत्पीड़न है उसके खिलाफ आंदोलन किए गए। जैसे कि आप देख सकते हैं #Me2, ये जो आंदोलन है ये नारियों के लिए ही चलाया गया और समान वेतन की बात की गई इसके अंतर्गत। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे अब हम देखेंगे इसके अंतर्गत प्रमुख जो विशेषताएं थी, इसमें आप लिखेंगे सोशल मीडिया के माध्यम से जागरूकता फैलाना, यानी सोशल मीडिया के माध्यम से इसमें जागरूकता फैलाई गई, यौन उत्पीड़न के खिलाफ वैश्विक आंदोलन चलाए गए। अब हम देखेंगे वर्तमान ध्यान, इसके अंतर्गत आप लिख सकते हैं पुरुष और महिलाओं के बीच गहरी समानता की स्थापना और सामाजिक बदलाव लाए गए। ठीक है, अब हम देखेंगे इस क्वेश्चन का निष्कर्ष। क्या आप इस क्वेश्चन के निष्कर्ष में क्या लिख सकते हैं? नारीवाद की विभिन्न तरंगों ने महिलाओं के अधिकारों और स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करते हुए समाज को बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। प्रत्येक तरंग ने नारीवाद के विचारों को
समय के साथ विस्तृत और परिष्कृत किया है। समकालीन नारीवाद न केवल लैंगिक समानता पर जोर देता है, बल्कि ये समाज में विविधता, समावेशिता और समानता के व्यापक लक्ष्य को भी आगे बढ़ा। यानी देखिए, विविधता, समावेशिता और जो समानता है उसको ही नहीं, जो इसकी व्यापक लक्ष्य हैं उनको भी आगे बढ़ाने का कार्य करता है। और यहाँ हमारे फुल बुक जो एक्सप्लेनेशन है, या ये कहूँ फुल बुक जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो कवर हो जाते हैं। अगर आपको कोई डाउट हो या कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अदरवाइज़ फॉर मोर इन्फॉर्मेशन, फॉर मोर कनेक्टिविटी, आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। आप मेरी इंस्टाग्राम आईडी को चेकआउट कर सकते हैं और इनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। एंड अगर आप इन सभी की सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं, सारे नोट्स की सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं, तो आप मेरी जो यूट्यूब की मेंबरशिप है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। यूट्यूब की मेंबरशिप को ज्वाइन करने के बाद में आप मुझे टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। मैं वहाँ आपको पूरे जो नोट्स हैं वो प्रोवाइड करवा दूँगी। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो या कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अदरवाइज़ मेरी वीडियो को लाइक करना एंड मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।